साल 2024 ढल गया, लेकिन मानो यूपी की सियासत और जवां हो गई। 14 की सियासत 24 पहुंची तो मानो कईयों के चाल ताल सब बदल गए। अखिलेश यादव ने अपने नए नवेले नेताओं के दम पर अजय दिख रही बीजेपी का रथ रोक दिया, तो बीजेपी ने हार के बाद अपनी चाल बदली और हिंदुत्व के नए शिखर को छू लेने को बेताब दिखी। इस बेताबी को बयां करते सामने आए हिंदुत्व के नायक भी। दलित राजनीति को नए नए नायक मिले और तेवर और अलग रुतबे के साथ। दलित राजनीति में बसपा के नए नेता ने अपना रुतबा दिखाया तो उनके पर कतर दिए गए और एक बार फिर से वो वापसी की दस्तक दे रहे हैं। दस्तक कांग्रेस के दरवाजे पर भी है, उस नेता की जिसके आने के बाद से यूपी में कांग्रेस में थोड़ी जान लौट आई है। आज हम यूपी के उन नेताओं की बात करेंगे जो 2024 में दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन 2025 में वो पूरी यूपी की सियासत को बदलने का मादा रखते हैं। पश्चिम के दिग्गज मुनव्वर हसन की बेटी इकरा लंदन से लौट आई, लेकिन कैराना को यूं साधा जैसे कोई राजनीति का मंजा हुआ खिलाड़ी हो। 30 साल की इकरा ने बीजेपी के हिंदुत्व की प्रयोगशाला में हिंदू मुसलमान के पिंजड़े को तोड़कर 36 बिरादरियों को अपना बना लिया। 30 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनी इकरा के सामने यह चुनौती तब और बढ़ गई क्योंकि कैराना के बाद संभल में एक नई प्रयोगशाला आई है। बीजेपी ने पश्चिम में मुस्लिम में पसमानदा मुस्लिम को साधते हुए हिंदू एकता की बात छेड़ दी, जिसका मुजाहरा मीरापुर और कुंदरकी के उपचुनाव में देखने को मिला है। ये जो मजहबी लड़ाई है और जो रोजाना विवाद पैदा किए जा रहे हैं भी नहीं, तो उनको उनसे अलग हटकर हमें आगे बढ़ना होगा और अपने देश के बुनियादी मुद्दों पर, बुनियादी मसलों पर, डेवलपमेंट के इश्यूज पर काम करना होगा, तभी हमारा देश प्रगति कर पाएगा। पत्रकार से योगी आदित्यनाथ के सलाहकार और उसके बाद पूर्वांचल के नए हिंदूवादी नेता शलभ मणि त्रिपाठी फायर ब्रांड हैं। 47 साल के शलभ देवरिया की धरती से हिंदुत्व की आंच को बढ़ा रहे हैं। जिहाद की नई परिकल्पना में उन्होंने पत्रकार जिहाद भी जोड़ा है। पत्रकारों के धर्म की लिस्ट हो या विपक्षियों को धार्मिक एजेंडे पर घेरना हो, शलभ बिल्कुल नहीं चूकते। हिंदुत्व की मशाल थामे शलभ के सामने भी चुनौती है। चुनौती सपा के पीडीए की, जो अयोध्या में बीजेपी को डिरेल कर चुकी है, लेकिन शलभ अपने तेवर से सबको डील करते रहते हैं। और तुमने एक साइन मारा, गरीब आदमी का मकान छीन लिया तुमने, यही तो किया तुमने ना। अगर अपना विधायक फोन न करे तो तुम मकान नहीं दोगे और एक पात्र व्यक्ति को मकान नहीं दोगे क्योंकि तुम्हारा माल तुम तक नहीं पहुंचा और तुमको कोई सिफारिशी फोन नहीं आया। शर्म आती है तुम लोगों को? नहीं, ये नेत्रहीन है, अनुसूचित समाज से आते हैं। मूछ पर ताव, जुबान कड़क और जीत का उत्साह। भीम आर्मी के जनरल चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से सीट जीतकर पहली बार जीत का स्वाद चखा। मायावती के गिरते क्रेज में दलित समाज अब नए नायक की ओर देख रहा है। जब लोकसभा में बसपा 0 पर है तो सदन में चंद्रशेखर अकेले दहाड़ रहे हैं। दलित मुस्लिम गठजोड़ में भी वो आजम खान के साथ दिखाई देते हैं, तो कभी ओवैसी के साथ भी। लोकसभा में जीत के बाद मीरापुर और कुंदरकी उपचुनाव में उन्होंने बसपा को पीछे छोड़ दिया, लेकिन पूर्वांचल अभी भी चंद्रशेखर के लिए दूर की कौड़ी दिख रहा है। बिना गठबंधन के एक सीट पर जीत जाना तो ठीक है, लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए चंद्रशेखर किस खेमे में जाएंगे, यह देखना भी लाजमी होगा। हालांकि अकेले हो या गठबंधन, चंद्रशेखर तो आजाद ही दिखाई दे रहे हैं। हम लोग नहीं सहेंगे और अम्बेडकरवादी जो है इसका बदला वोट की चोट से और संविधान की शक्ति से आने वाले समय मिलेंगे। बात मैं गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं और गृह मंत्री जी याद रखें, बाबा साहब अम्बेडकर सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे।
2024 के लोकसभा चुनाव में सबके लिए कुछ न कुछ था, लेकिन मायावती के हाथ कुछ नहीं लगा, सब खाली रह गया। उनकी उम्मीदों को कुछ जनता ने ध्वस्त किया तो खुद उन्होंने भी अपनी उम्मीदें ध्वस्त की। ऐसी ही एक उम्मीद का नाम आकाश आनंद है। चुनाव से पहले मायावती ने ही आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। जब आकाश ने आसमान नापना शुरू किया तो बीच चुनाव में ही उनके पर कतर दिए गए। बसपा के उत्तराधिकारी तब से सिर्फ वापसी की ही राह देख रहे हैं। एक बार फिर वो जमीन के रास्ते खुद और बसपा दोनों को खड़ा करने की कोशिश में है। लेकिन लोकसभा के बाद विधानसभा उपचुनाव में बसपा को 6% वोट ही मिल पाए। 2025 में भी चुनौती मुंह बाय खड़ी है। एक ओर उभरते चंद्रशेखर हैं, दूसरी ओर अखिलेश यादव का पीडीए, तीसरी ओर राहुल गांधी का दलित सम्मान है, तो चौथी बीजेपी की योजनाएं। लेकिन आकाश ने उम्मीदों का साथ नहीं छोड़ा है। तो सभी पहन के आजकल घूम रहे हैं। पहले छोटे छोटे नेताओं को बढ़ाया गया कि भाई वो नीला पटका पहन ले, बाबा साहब को नेता बना ले, पर अब तो बड़ी पार्टियां भी शामिल हो गई इसमें, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो। अब दोनों ही नीली साड़ी और टी शर्ट पहन के फैशन स्टेटमेंट देने लगे हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमते थे, उसके एवज में हमारे समाज को गुमराह किया। अब फैशन स्टेटमेंट दे के हमारे समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं काशीवासी वो प्रवासी। भारत के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के अजय राय इसी नारे के साथ चुनाव में उतरे थे। 2024 लोकसभा चुनाव रिजल्ट के समय एक वक्त ऐसा भी आया जब कुछ देर के लिए अजय राय वाराणसी की सीट पर प्रधानमंत्री से आगे हो गए थे। 2024 चुनाव में पहले कांग्रेस की कमान संभालने वाले अजय राय ने मृतप्राय अपनी पार्टी में जान फूंकने की एक गंभीर कोशिश की है। एक सांसद और 2 विधायकों की पार्टी के पास अब लोकसभा में यूपी से 6 सांसद हैं। वाराणसी से लेकर दिल्ली तक अजय राय सड़क पर ऐसे लड़ जाते हैं जैसे वो कांग्रेस के सबसे नौजवान नेता हों। लड़ने भिड़ने वाले अजय राय अपने सहयोगी अखिलेश यादव से भी भिड़ जाते हैं। 25 में अजय राय के सामने यही चुनौती सबसे बड़ी होने वाली है, क्योंकि वो गठबंधन के बंधन में आसानी से नहीं बंधते और अकेले लड़ना कांग्रेस के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। चुनौती हो या प्रधानमंत्री, सीधे भिड़ जाने वाले अजय राय ही हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बीजेपी के लोग केवल और केवल चीज़ों को बंटवारा करना, हिंदू मुसलमान करना, तो जब उसमें घटना घटी तो बीजेपी क्या कर रही थी, योगी जी क्या कर रहे थे? इकरा का जिद, शलभ के तेवर, आज़ाद की जंग, आकाश की उम्मीद और अजय की दमदारी को 2025 अपनी कसौटी पर कसेगा। और हम ऐसी ही आज की यूपी में राजनीति को डिकोड आपके लिए करते रहेंगे।